हेलो, स्वागत है। मेरा नाम है जितेन और आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ट्रांसपायरेशंस, है ना। इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आपके जहन में आते होंगे कि ये ट्रांसपायरेशन है क्या। यहाँ पे मैं बॉटनी की बात करूँगा। बॉटनी का रिलेशन प्लांट से होता है। इसका मतलब मैं इस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी बातें करूँगा वो प्लांट से रिलेटेड होगी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सर प्लांट्स के बारे में क्यों पढ़ा जाए, है ना। तो देखिए, इस डाइवर्सिटी के अंदर कम्युनिकेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास राइट कम्युनिकेशन है, प्लांट डाइवर्सिटी और ह्यूमन डाइवर्सिटी या कोई भी डाइवर्सिटी हो, तो आप उस इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। इसलिए ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो सवाल ये है कि ये ट्रांसपायरेशन होता क्या है, क्या नेचर में ऐसा होता भी है या नहीं होता है। बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है। तो पहले हम आपको बताते हैं। पहले ये प्लांट्स बना देते हैं। ठीक है। ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बनाने की कोशिश करते हैं। ये रूट सिस्टम है, ठीक है, और ये शूट सिस्टम है। प्लांट्स के अंदर दो सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट शूट सिस्टम के अंदर लीव्स भी आती हैं। ठीक है, ये बना देता हूँ। फ्लावर्स, ओके, ये फ्लावर्स है जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है। तो देखो क्या हुआ। जब मैं छोटा था तो पापा के साथ प्लांटेशन का काम किया करता था। वो मैं ये देखता था कि पापा जो हैं वाटर देते हैं प्लांट्स को रूट के थ्रू। तो एक बात समझ में आई कि रूट का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। लेकिन ये वाटर ऊपर कैसे पहुंचता है, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको ट्रांसपायरेशन को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। ओके, फाइन। दूसरी बात, जब मैंने ये देखा कि एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि मैंने यहाँ पे इनकी लीव्स को एक पॉलीथीन से कवर कर दिया। ठीक है। एक पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया और इसको सनलाइट का एक्सपोजर दिया, मतलब इसको धूप में रख दिया। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि कुछ समय बाद यहाँ पे इस पॉलीथीन के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स थी। तो मेरा सवाल ये था कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई। तो उसका आसान सा जवाब है, वो ये है ट्रांसपायरेशन। इसका मतलब कुछ कुछ कहानी हमको समझ में आ रही है। ठीक है। तो पहले मैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट्स क्या है। पहली बात, प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के लिए वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। कितना, जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका 98% पार्ट वाटर लॉस में चला जाता है। वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर चला जाता है। केवल 2% पार्ट ही प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। पहली कॉन्सेप्ट तो ये कि प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका 98% वाटर लॉस हो जाता है। तो सवाल ये है, ये वाटर लॉस क्यों होता है और इस वाटर लॉस जो वेपर की फॉर्म में हो रहा है उसे क्या बोलते हैं। तो इसका आसान सा जवाब है, वो है क्या, ट्रांसपायरेशन। आई होप आपको ये ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। व्हेन द वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशंस। गॉट इट। ट्रांसपायरेशन के बारे में एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रांसपायरेशन इज नोन एज नेसेसरी एविल, है ना। तो ये एविल क्या, अरे भाई, जब मैंने समर सीजन में ये प्लांट्स लगाए ना तो क्या हुआ, इस ट्रांसपायरेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से प्लांट क्या हो गए, विल्ट हो गए, सूख गए। प्लांट जब सूख गए तो प्लांट ख़त्म हो गया, तो इसीलिए इसको एविल बोलते हैं।
नेसेसरी क्यों है? नेसेसरी क्यों है? अगर ये यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने रूट्स में पानी दिया था, ये पानी ऊपर कैसे पहुँचता है, उसकी वजह क्या है? ट्रांसपायरेशन पुल, जिसको हम आपको एक दूसरे चैप्टर में समझाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये पानी कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा थ्रू जाइलम चैनल। ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो कुछ कंक्लूजन समझ में आए? ट्रांसपायरेशन क्या है? वाटर लॉस होता है, किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। ठीक है, कहाँ से होता है? प्लांट्स के पार्ट से। कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? लीफ। ठीक है, केवल प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका 98% पार्ट कहाँ चला जाता है? ट्रांसपायरेशन में। एसेंट ऑफ सैप के लिए, एसेंट ऑफ सैप के लिए ट्रांसपायरेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट कंटेंट के बारे में। तो नेक्स्ट कंटेंट क्या है कि क्या इवापोरेशंस और ट्रांसपायरेशन सेम टर्म्स है या इनमें कुछ डिफरेंस है? तो ये हमको इसमें समझना है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉट लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ वाटर्स को फिलअप कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं देता हूँ सन का एक्सपोजर, मतलब मैं इसको धूप में रख देता हूँ। गॉट इट? यहाँ पे मैं एक लीफ लेता हूँ। ठीक है, और इस प्लांट की इस लीफ को एक्सपोजर देता हूँ सन का। ठीक है, तो मैं क्या देखता हूँ, दोनों से ही वाटर का लॉस होगा। तो दोनों टर्म्स एक होनी चाहिए, लेकिन ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। हम यहाँ पे इवापोरेशन भी तो यूज़ कर सकते थे, तो यहाँ पे इवापोरेशन क्यों यूज़ नहीं किया उसकी वजह सुनिए। यहाँ पे देखिए, आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है? यस, देयर इज वाटर लॉस। ठीक है, वेपर फॉर्म में हो रहा है? यस। क्या लिविंग ऑब्जेक्ट से हो रहा है? लिविंग ऑब्जेक्ट से नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन में आप देखोगे कि यहाँ पे जो वाटर लॉस होता है वो लिविंग ऑब्जेक्ट से होता है। तो ये पहला डिफरेंस आपको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो जहाँ से इवापोरेशन हो रहा है, मैं बोलूँगा इवापोरेटिंग सरफेस, जहाँ से इवापोरेशन हो रहा है वो इस इवापोरेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे ट्रांसपायरेशन में इस लीफ का स्ट्रक्चर, इसकी एनाटॉमी इस ट्रांसपायरेशन की रेट को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस देखते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो इवापोरेशन होता है उसकी रेट क्या होती है? कंपैरेटिवली फास्टर होती है। ट्रांसपायरेशन कंपैरेटिवली क्या होता है? स्लो। ठीक है, तो यहाँ पे इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन जो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक सेम टर्म्स नहीं है, इनमें डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, इवापोरेशन लिविंग ऑब्जेक्ट से नहीं होता है, ट्रांसपायरेशन लिविंग ऑब्जेक्ट से होता है। यहाँ पे इवापोरेटिंग सरफेस इसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसपायरेटरी सरफेस है वो इसको इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ पे इवापोरेशन के अंदर इसकी रेट फास्ट होती है एज़ कंपेयर टू ट्रांसपायरेशन। तो ये एक डिफरेंस है, याद रखिएगा। आप इसकी पूरी डेफिनेशन लिखें, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर,
ये लिखना ज़रूरी है, ये कीवर्ड्स है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। इस कंटेंट को समझने से पहले, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, आपको ये समझना होगा एक फैक्ट कि ट्रांसपायरेशन जो होता है वो प्लांट्स की किसी भी सरफेस से हो सकता है। किसी भी सरफेस का मतलब जो भी उसका एक्सपोज्ड पार्ट है, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन उसकी मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन क्या होगा ये अफेक्ट करता है। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशंस को अगर डील करें तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट, वो साइट जहां से ट्रांसपायरेशन होता है, इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स क्या हैं जान लेते हैं। पहला पार्ट क्या है, सबसे फेमस, जिसको आपको इस पूरे चैप्टर में डील करना है, जिसका नाम क्या है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। दूसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, सॉरी, एंड थर्ड है आपका लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? ट्रांसपायरेशन प्लांट के किसी भी पार्ट से हो सकता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ साइट इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स: स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो समझते हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन का मतलब तो आपको आता ही है कि जब वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, लेकिन कहाँ से हो रहा है ये? स्टोमेटा से। तो ये स्टोमेटा क्या होते हैं? minute pores in the leaf is called stomata। ठीक है, तो ये जो लीफ है ना, इस लीफ की एपिडर्मिस में यहाँ पे छोटे 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 माइन्यूट पोर्स है, और जब इनके थ्रू ट्रांसपायरेशन होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। और आपको हम बता दें कि 95 to 97% पार्ट ट्रांसपायरेशन का कहाँ से होता है? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, है ना। और ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग इसको अफेक्ट करेगी। तो ये समझ में आया? ओके, फाइन। नेक्स्ट क्या है? क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशंस। ठीक है, मैं बात करता हूँ किसकी? ज़ीरोफाइट प्लांट्स की। ज़ीरोफाइट प्लांट्स मतलब डेजर्टेड प्लांट्स। आप मुझे बताइए, जब मैंने समर सीज़न में प्लांट लगाए थे तो वो सूख गए थे, क्यों? क्योंकि सन का एक्सपोजर ज़्यादा था, जिसकी वजह से वाटर लॉस ज़्यादा हुआ। अगर ऐसा होगा तो प्लांट सूख जाएगा, होगा या नहीं होगा? है ना, क्लियर है? तो यहाँ पे डेजर्टेड प्लांट के अंदर एक एडेप्टेशंस है कि उनकी एपिडर्मिस में एक लेयर होती है, हार्ड थिक लेयर, और इस हार्ड थिक लेयर का नाम है क्यूटिकल, है ना। ये क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन की रेट को स्लो करती है। इसकी वजह से प्लांट्स के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एडेप्टेशंस मेंटेन रहता है। ठीक है, लेकिन ये क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन बहुत कम होता है, जिसका परसेंट 1 to 2%। गॉट इट? ठीक है, थर्ड बात करते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अगर मैं किसी वुडी स्टेम्स की बात करूं, मेरा सवाल ये है क्या लीफ से ही ट्रांसपायरेशन होता है? नहीं, स्टेम से भी ट्रांसपायरेशन हो सकता है। वुडी स्टेम्स के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स हैं, और उनको हम किस नाम से जानते हैं? लेंटिसेल्स। ठीक है, जब ये लेंटिसेल्स के थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, बट इसका परसेंटेज बहुत कम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन जिससे होता है उसका नाम है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। और यही हमको समझना है कि कैसे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ।
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन कहाँ से होता है, स्टोमेटा। तो हम ये देख लेते हैं स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा की जो नंबर है उनमें वेरिएशन आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पे पहले हम स्टोमेटा जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहाँ के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये मैं बना रहा हूँ लीफ का स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लीफ की जो अपर और लोअर सरफेस हैं दोनों ही क्या होती हैं, एपिडर्मिस। ये भी क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, अगर मैं इसकी और एनाटॉमी में जाऊँ तो ये बीच का जो भी टिश्यूज़ आपको दिखाई देंगे उसको हम बोलते हैं मीजोफिल। मीजोफिल, ठीक है। तो अगर मैं एक डाइकॉट लीफ की बात करूँ तो दिस मीजोफिल इज क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्शन। पैलिसलेट सेल कुछ ऐसी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, जिनके बीच में गैप्स नहीं है, और बीच बीच में है ये स्पॉन्जी टिश्यूज़। देख रहे हैं इनके बीच में बहुत सारा गैप आपको दिखाई दे रहा है। ये है स्पॉन्जी मीजोफिल, ये है पैलिसलेट मीजोफिल। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में भी आपके काम आएगा। गॉट इट। तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन में हमको ये समझना है कि स्टोमेटा की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो स्टोमेटा की लोकेशन यहाँ पे होते हैं एपिडर्मिस, यहाँ पे होते हैं स्टोमेटा, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो स्टोमेटा की लोकेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, और इनका मतलब आपको इनके वर्ड से ही समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लगाता हूँ मैं क्या, हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक लीफ या हाइपोस्टोमेटिक ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या है। अगर मैं किसी डाइकोट प्लांट्स की बात करता हूँ तो वहाँ पे स्टोमेटा केवल लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। हाइपो का मतलब लोअर, तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे, लोअर एपिडर्मिस पे। ठीक है, वहाँ पे अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा एब्सेंट होंगे। और ये आपको कहाँ मिलेगा, मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट्स में, और जैसे एप्पल, ऑरेंज एटसेट्रा। ठीक है, दूसरा है आपका एम्फी, एम्फी स्टोमेटिक लीफ। एम्फी का मतलब बहुत, मतलब स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे बहुत सरफेस पे। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलेगा, ऑड टाइप ऑफ लीव्स के अंदर आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एपिस्टोमेटिक लीफ। एपी का मतलब अपॉन या टॉप लेवल पे। तो यहाँ पे स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे, अपर एपिडर्मिस पे, केवल अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होंगे। और ये आपको एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेगा, जैसे वाटर लिली। ठीक है, तो आपने समझा कि स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन में हमने आपको लीफ का स्ट्रक्चर बताया। ये एक डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर था, बहुत सिंपल है। ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। मीजोफिल इज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, पैलिसलेट एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। ये छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आप स्टोमेटा। स्टोमेटा की लोकेशन के बेसिस पे लीफ के क्लासिफिकेशन है। हाइपो का मतलब नीचे, एम्फी का मतलब बहुत, एपी का मतलब ऊपर। ठीक है, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन। बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट की। तो नेक्स्ट कंटेंट है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, स्टोमेटा कैसे दिखाई देते हैं और स्टोमेटा किस तरीके से काम करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस तरीके से ट्रांसपायरेशंस को अफेक्ट करेगी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। ठीक है,
तो ये जो स्टोमेटा है, आपने जो लीफ देखा था, ये याद है कुछ ऐसा? ये कुछ इसकी एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस में आपको कुछ स्टोमेटा दिखाई, माइन्यूट पोर्स दिखाई दिए थे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। जब आप इसको पास से देखेंगे, बिल्कुल पास से, तो ये स्टोमेटा कैसे दिखाई देंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर्स को डील कर रहे हैं। तो हर स्टोमेटा के पास एक पोर होता है, एक छोटा सा पोर है, एक छोटा सा छेद है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पोर है आपको दिखाई दे रहा है, इस पोर को कवर करती हैं कुछ किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर, और इस किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम है, ये जो किडनी शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। आप मुझे बताइए, गार्ड का काम क्या होता है? इसको प्रोटेक्ट करना, इसको मेंटेन करना, किसी चीज़ की एंट्री को, एग्जिस्ट को मेंटेन करना, वही काम क्या होता है गार्ड का, है ना? तो ये गार्ड सेल किसी आयंस की एंट्री को परमिशंस देने का काम करेगी, ठीक है। इसके साथ साथ ही यहाँ गार्ड सेल के अलावा कुछ एसेसरीज सेल हैं, ठीक है। इन एसेसरीज सेल को हम सब्सिडियरी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टोमेटल एपरेटस का स्ट्रक्चर है। अब इसमें कुछ और ख़ास बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, मैं आपको वापस से बना के दिखाता हूँ। ये गार्ड सेल, ठीक है, ये क्या है बताइए? स्टोमेटल पोर। ये बताइए, तो और इन्फॉर्मेशंस क्या है देखते हैं। ये गार्ड सेल वापस से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, किडनी शेप्ड सेल, ये किसी आयंस की या वाटर की एंट्री को परमिट करेगा, इनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। ये क्या है? पोर, ठीक है। इस गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है, ये जो इनर वॉल है, ये कैसी होती है? थिक, मोटी होती है। और ये जो आउटर लेयर है, ये कैसी होती है? थिन। इनकी मदद से क्या होगा वो हम अभी देखेंगे। यहाँ पे ये जो सेल्स हैं जो इसको कवर करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी सेल। तो कमाल की चीज़ क्या है पता है आपको? एक की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। वो की पॉइंट्स क्या है? अगर वाटर की एंट्री होती है गार्ड सेल के अंदर, ठीक है, तो ये किस स्टेज में चला जाएगा? टारगेट स्टेज में। टारगेट स्टेज में जब ये आएगा तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पे एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स एक एक्सपेंशन देंगे और इस एक्सपेंशन की वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन, ठीक है। तो कमाल की बात क्या है पता है आपको? जब वाटर की एंट्री होती है तो ये टारगेट स्टेज में आ जाती हैं। टारगेट स्टेट में आने का मतलब स्टोमेटा का ओपन होना, ठीक है। और जब होगा क्या? एक्सोऑस्मोसिस, तो वाटर का क्या होगा? एग्जिट। ये कैसी हो जाएगी? फ्लैसिड। और जब ये फ्लैसिड हो जाएगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज, ठीक है। तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ही ट्रांसपायरेशन की रेट को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट कंटेंट है जिसके बारे में हम समझेंगे कि कैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं, कैसे, तो मैंने आपको उसका की पॉइंट बता दिया कि कुछ भी हो, थ्योरी कुछ भी कहें, लेकिन उसका की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि उसका टारगेट स्टेज में आना ज़रूरी है। अगर टारगेटिविटी मेंटेन नहीं होगी तो कभी भी स्टोमेटा ओपन नहीं होगी। अब यहाँ पे ये टारगेटिविटी कैसे मेंटेन होगी इसको समझाने के लिए कुछ थ्योरीज हैं जिसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। तो नेक्स्ट कंटेंट है कि स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं।
क्योंकि आप जानते हैं कि स्टोमेटल मूवमेंट्स को अगर आप नहीं समझेंगे तो ट्रांसपायरेशंस की रेट को आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टोमेटल मूवमेंट कैसे होता है इसको समझने के लिए मैंने आपको 3 थ्योरीज यहाँ पे मेंशन की हैं जो आपकी बुक्स में मेंशन है। फर्स्ट इज स्टार शुगर हाइपोथेसिस, गॉट इट। सेकंड है स्टीवर्ड हाइपोथेसिस एंड थर्ड है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसका नाम है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ठीक है, तो जितनी भी ये मैकेनिज्म है ना, उसको समझने से पहले मैं आपको पहले इसका की पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर्स को हम देख चुके हैं कि स्टोमेटा कैसे होते हैं। की पॉइंट समझ लीजिए। की पॉइंट्स क्या है? गार्ड सेल्स में टर्गिडिटी मेंटेन होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये टर्गिडिटी तब मेंटेन होती है जब क्या होता है? एंडोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस कब होता है? जब डीपीडी क्या होता है? इंक्रीज, या मैं ये कहूँ यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा, तब होगा एंडोऑस्मोसिस। तो जब वाटर की एंट्री होगी तो एंडोऑस्मोसिस होगा, टर्गिडिटी मेंटेन होगी, और गार्ड सेल में जो स्टोमेटा होंगे वो फाइनली क्या हो जाएंगे? ओपन। ये तो है इसका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले कैसे ये ऐसा होता है इसको समझने के लिए पहली थ्योरी जिसका नाम है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ठीक है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, शुगर आप जानते हैं एक मोनोसैकेराइड है सॉरी। तो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जेडी सायरी ने दिया था। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि जब ये लीफ सन एक्सपोजर में होती है या सनलाइट होती है तो गार्ड सेल की पीएच क्या हो जाती है? इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? डिक्रीज। ठीक है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो ये पीएच ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज हो जाती है, और इस हाई पीएच पे फॉस्फोराइलेज जैसे एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। और जब ये एक्टिव होंगे तो ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, है ना, एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करेंगे, और यहाँ पे इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने से इस गार्ड सेल के अंदर डीपीडी का इंक्रीजमेंट आपको दिखाई देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? टर्गिडिटी क्रिएट होगी तो स्टोमेटा क्या होंगे? ओपन। समझ में आया? अगर मैं इसका जस्ट उल्टा देखूं इन नाइट तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? जस्ट उल्टी हो जाएगी, वाइस वर्सा। ठीक है, तो उसको हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये था स्टार शुगर हाइपोथेसिस। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये थी कि स्टार शुगर हाइपोथेसिस का डिसएडवांटेज ये था कि जब ये देखा गया तो गार्ड सेल के अंदर हमको कहीं भी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की प्रेजेंस नहीं दिखाई दी। तो सवाल ये था कि यार ये तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। हाँ, कॉन्सेप्ट तो सही था लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। इसको आगे जाके एक थ्योरी ने एक्सटेंड किया जिसका नाम था स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। स्टीवर्ड हाइपोथेसिस को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये स्टार शुगर हाइपोथेसिस का ही एक्सटेंशन होता है। देखते हैं क्या होता है स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। स्टीवर्ड हाइपोथेसिस क्या कहता है कि यार ये जो आपने किया ना डे के अंदर सनलाइट के एक्सपोजर के अंदर कि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आगे जाके और कन्वर्ट होगा किस में? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, जिसकी वजह से एक सफिशेंट अमाउंट में डीपीडी क्या होगा? इंक्रीज। डीपीडी इंक्रीज होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये दो थ्योरीज थी, लेकिन सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसका नाम है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, जिसकी बात करते हैं। ओके, तो समझते हैं इसकी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी जिसका नाम है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ठीक है, एक फ्लो चार्ट है जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा धीमे धीमे, लेकिन वो फ्लो चार्ट आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझ में आएगा जब हम इसका डायग्राम्स बनाएंगे। तो डायग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए, ये गार्ड सेल है ना, ये गार्ड सेल होगी। ओके, इनर वॉल थिक है, आउटर वॉल थिन है। गॉट इट। ये स्टोमेटल पोर है, ये गार्ड सेल है, और ये सबसिडरीज है। ठीक है, तो उसको बनाने की आवश्यकता नहीं। फाइन। देखो क्या होता है, जब सनलाइट होती है तो देखा गया कि गार्ड सेल के अंदर मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ठीक है, और ये मैलिक एसिड जब सनलाइट या लाइट के एक्सपोजर की अगर मैं बात करूं तो डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब डे टाइम में जब लाइट का एक्सपोजर होता है तो मैलिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होगा, और किस में डिसोसिएट होगा, मैलेट प्लस हाइड्रोजन आइंस। समझ में आया, ये हाइड्रोजन आइंस हो गए। ओके, अब क्या होगा, कैसे गार्ड सेल के अंदर हमको वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करना है या डीपीडी को इंक्रीज करना है, या मैं ये कहूँ कि कैसे मुझे यहाँ पे टर्गिडिटी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सब्सिडी सेल बना देते हैं, ये सब्सिडी सेल है। ठीक है, तो समझ में आया, सनलाइट आती है, मैलिक एसिड का डिसोसिएशन होता है मैलेट और हाइड्रोजन आयंस में। अब क्या होगा, यहाँ पे सब्सिडरी सेल से पोटेशियम आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स करते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके इस गार्ड सेल के अंदर एंट्री करते हैं। इसको हम बोलते हैं इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक है, इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए जब ये पोटेशियम आयन अंदर आ जाएंगे तो हाइड्रोजन आयंस कहाँ चले जाते हैं, बाहर। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन आयंस बाहर चले गए, ठीक है, तो ये पोटेशियम आयन मैलेट के साथ मिलके क्या बनाते हैं, पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट क्या करता है, इसकी डीपीडी को इंक्रीज कर देता है, या मैं ये कहूँ ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है, या मैं ये कहूँ वाटर पोटेंशियल को क्या कर देता है, डिक्रीज। तो जब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर की एंट्री होगी, H2O की एंट्री होगी। जब H2O की एंट्री होगी तो ये एक्सपेंशन आएगा, टर्गिडिटी मेंटेन होगी, और ड्यू टू टर्गिडिटी स्टोमेटा क्या हो जाएंगी, ओपन। तो ये है आपका जो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया कि मैलिक एसिड मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट होगा। पोटेशियम आयंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, विच आयंस हेल्प इन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो आंसर क्या है, पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन के इन्फ्लक्स होने से बना क्या, पोटेशियम मैलेट। इसने क्या किया, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ किया गार्ड सेल के अंदर, डीपीडी इंक्रीज़ किया, या मैं कहूँ ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ किया, और इसकी वजह से वाटर की एंट्री हुई, एंडोस्मोसिस हुआ, टर्गिडिटी मेंटेन हुई, और स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन। ठीक है, इसी को हम चार्ट्स पे लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग डे टाइम सेम फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड इन गार्ड सेल, ये हमने आपको बताया। जैसे ही सन एक्सपोजर होता है मैलिक एसिड एसोसिएट होता है मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयंस में। जैसे ही पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और हाइड्रोजन आयंस का क्या होगा, ई फ्लक्स, वो बाहर चले जाते हैं गार्ड सेल से।
पोटेशियम आयन की एंटी होने से यहाँ पे बनता है फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैलेट, ठीक है। और पोटेशियम मैलेट से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से होता है एंडो ऑस्मोसिस, और मेंटेन क्या होती है, टर्गिडिटी, और टर्गिडिटी से क्या होंगे, स्टोमेटा ओपन, ठीक है। स्टोमेटा कैसे क्लोज होते हैं, जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए, जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए। वहाँ पे अभी आपने पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स किया था, वहाँ पे इफ्लक्स हो जाएगा, तो उसको मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्टिव आयंस ट्रांसपोर्ट थ्योरी, जो आपको एक्सप्लेन करती है कि कैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट कंटेंट, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपायरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देयर 2 फैक्टर्स जो आपकी बुक में मेंशन है, फर्स्ट इज एक्सटर्नल, सेकंड इज इंटरनल, ठीक है। तो पहले मूव करेंगे एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल का रिलेशन लीफ की स्ट्रक्चर से नहीं है, ओरिएंटेशन से नहीं है, उसके रेशियो से नहीं है। वो फैक्टर्स जो एक्सटर्नल है, एनवायरमेंटल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट, ठीक है। लाइट का मतलब डे में लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होगा, यस और नो, ज़्यादा होगा। तो आप बताइए, लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। और आप जानते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशंस की रेट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी ना, समझ में आया। टेम्परेचर ज़्यादा होने से वाटर लॉस ज़्यादा होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यही आंसर है किसका, जो मैंने आपसे एक पूछा था कि समर सीजन्स में प्लांटेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ट्रांसपायरेशन की रेट ज़्यादा होती है, ठीक है, ओके। दूसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर है जिसका नाम है विंड। विंड क्या करती है, विंड का मतलब हवा है ना। हवा क्या करती है, मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ह्यूमिड से लेयर है, ह्यूमिडिटी है, जब ये हवा चलती है तो इसी ह्यूमिडिटी को यहाँ से हटा देती है, जिससे कि वाटर बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है, ठीक है। वो ट्रांसपायरेशन की रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबल सॉइल वाटर, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर वाटर के अंदर आपने पानी, पेड़ को पानी कम दिया तो ट्रांसपायरेशन की रेट भी स्लो हो जाएगी भाई, है ना। तो अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो ही ट्रांसपायरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। अगर अवेलेबल सॉइल वाटर क्या है, कम है, मान लीजिए अवेलेबल सॉइल वाटर क्या है, कम है, तो ट्रांसपायरेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। इसको आप जानते ही हैं, जो हमने आपको बताया, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है इंटरनल फैक्टर, ठीक है। इंटरनल फैक्टर में फर्स्ट फैक्टर है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर आपने देखा था, लीफ में आपने एपिस्टोमेटिक लीफ देखी थी, आपने हाइपोस्टोमेटिक लीफ देखी थी, आपने एम्फीस्टोमेटिक लीफ देखी थी। तो लीफ का स्ट्रक्चर क्या है ना। दूसरी बात, लीफ का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें स्टोमेटा की लोकेशन क्या है, ज़्यादा है कम है, वो इसको अफेक्ट करती है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था एक बार, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर मतलब क्यूटिकल की प्रेजेंस ट्रांसपायरेशन की रेट को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ बहुत अफेक्ट करती है, ठीक है। दूसरा क्या है, रूट शूट रेशियो। जितना ज़्यादा रूट शूट रेशियो होगा उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपायरेशन की रेट होगी, है ना। जितना एक्सपोज्ड पार्ट होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा,
रूट ज़्यादा, शूट ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, एक्सपोज्ड पार्ट ज़्यादा, तो ट्रांसपायरेशन की रेट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्या है, लीफ ओरिएंटेशन। लीफ ओरिएंटेशन का मतलब क्या, अगर ये लीफ कुछ ऐसी है कि सनलाइट डायरेक्ट इस पर पड़ती है तो यहाँ पर ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा ना भैया। और अगर ये लीफ कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड है, सॉरी, लीफ का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे लाइट जो होती है वो इसके पैरेलल होती है, तो ट्रांसपायरेशन की रेट क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, है ना। बिल्कुल ऐसे देखिए, जैसे ये लीफ है मान लीजिए, ठीक है, अगर सनलाइट डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती है, ऐसी लीफ है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा। अब देखिए इस लीफ को मैं कुछ इस तरीके से मैनेज कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोज पार्ट क्या हो गया, कम, तो ट्रांसपायरेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, स्लो। तो ये था कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि ट्रांसपायरेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, जिसको आपको रीड करना है, जिसका नाम है गटेशंस, है ना। गटेशन से अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गटेशन और ट्रांसपायरेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है, तो ये आपको समझना है और इनका आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांसपायरेशंस का फुल चैप्टर, पढ़िएगा, मस्त रहिएगा और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।